सो यूएससीए में पार्ट 2 में आज हम लोग जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, कैपिटल बजटिंग के अभी तक हमने 2 लेक्चर्स को पढ़ लिया है, और जिसमें कि हमने एक तो पढ़ा था पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड को मैंने आपको समझाया था, तो आज इस लेक्चर को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। सो मुझे बताइए पे बैक पीरियड का क्या मतलब था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पे बैक पीरियड? किसी को याद हो? जितने टाइम में हमारी हाँ, जितने पीरियड में हमारे जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट क्या है, अगर हमें रिकवर हो जाता उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, पे बैक पीरियड। और उसके साथ साथ हमने एक कॉन्सेप्ट और सीखा था एनपीवी की, नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेशन। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, जरा एक सेकंड। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब हम क्या करते हैं कि इसमें इनफ्लो और आउटफ्लो के बीच में डिफरेंस निकालते हैं, उसको हमने सीख लिया। तो आज हम एक कॉन्सेप्ट और सीखने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसको कि कैपिटल रेशनिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो हम एक छोटा सा पहले एक एग्जांपल बनाते हैं, आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे। मान के चलिए ये मिस्टर एलेक्स हैं और ये मिस्टर जॉन हैं। इनको इनके फादर ने लेट से $1000 दिए कि जाओ बेटा एक बिजनेस करके आओ, और ऐसे ही मिस्टर जॉन को भी उनके फादर ने पैसे दिए $1500। और जब इनकम की बारी आई, ठीक है, इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, तो मिस्टर जॉन ने $1500 लगाए हैं और मिस्टर एलेक्स ने जो लगाए हैं $1000, और इन्होंने इनकम अर्न करी $2000। ये इनकम है इनकी अर्निंग। और मिस्टर जॉन ने $2500 कमाए। आप मुझे बताइए दोनों जगह अगर हम एनपीवी देखें, नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो यहां पर तो 1000 आ गया, यहां पे भी 1000 आ गया। मुझे बताइए कौन से इन्वेस्टर ने ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा अच्छे तरीके से बिजनेस को किया है, किसका प्रोजेक्ट आपको बेटर लग रहा है? सर एलेक्स का। एलेक्स का क्यों लग रहा है बेटर? क्योंकि उसने कम इन्वेस्टमेंट में सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि एलेक्स का बिजनेस बेटर है। तो मतलब जब कभी भी एनपीवी दोनों प्रोजेक्ट में पॉजिटिव हो, सर हमने देखा कि एनपीवी तो दोनों प्रोजेक्ट में पॉजिटिव है। इन्होंने 1500 लगा के $2500 कमाए, इन्होंने 1000 लगा के 2000 कमाए। तो मुझे बताइए पर डॉलर कितना कमाया? पर डॉलर, $1 को इन्वेस्ट करके, $1 को इन्वेस्ट करके मिस्टर एलेक्स ने कितना पैसा कमाया? 2 रुपीज पर डॉलर। और मिस्टर जॉन ने 2500 डिवाइडेड बाई 1500 कर दें, तो ये वो राउंड ऑफ कर लिया होगा उसको हम भी, तो $1.6। ठीक है, तो इसका मतलब जो $1 है, $1 पर मिस्टर एलेक्स जो कमाते हैं वो $2 कमाते हैं, और ये $1 इन्वेस्ट करके, तो अगर हम यहाँ पर रैंकिंग देना चाहें तो रैंकिंग किसकी नंबर 1 आना चाहिए? एलेक्स को हम रैंकिंग नंबर 1 देंगे और इसको क्या देंगे? तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के कॉन्टेक्स्ट में समझें
तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या बोलती है कि ये जो मेथड है आपको कैपिटल रेशनिंग में क्या करती है, हेल्प करती है। तो एक फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे डिराइव करें, सो हम ये कह सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाई क्या करा है मैंने, इनिशियल आउटफ्लो। यही किया ना आप लोगों ने, फॉर्मूला यही हो गया प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का। पी आई इज इक्वल टू यही हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। सर इनफ्लो हमारा इस क्वेश्चन में 2000 था और यहां पर हमारा आउटफ्लो कितना था, आउटफ्लो था 1000, तो ये हमें 2 रुपीज। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू तो 1000 थी ना हमारे 2000 की। नहीं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो की बात कर रहा हूं मैं, अर्न। ये तो एनपीवी है, एनपीवी मतलब आउट इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ये एनपी में इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसको हटा देता हूं। मैं बात कर रहा हूं इनफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो, यही तो किया है आपने। इनफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो मुझे बताइए, मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर पी आई दिया है मैंने, पी आई इज ग्रेटर देन 1, पी आई इज लेस देन 1 और पी आई इज इक्वल टू, अगर 0 होती है, पी आई ग्रेटर देन 1 और पी आई लेस देन 1, कौन सी सिचुएशन में प्रोजेक्ट जो है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए? ये आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फर्स्ट वाले ग्रेटर देन, इसका मतलब आप जितना पैसा लगा रहे हो उससे ज्यादा पैसा कमा रहे हो, और इस केस में लॉस आएगा क्या, एनपीवी नेगेटिव होगी क्या? पीआई लेस देन 1 कब आएगा, जितना पीआई लेस देन 1 कब आएगा, जब इनफ्लो इज लेस देन आउटफ्लो। सर प्रूफ करके दिखा दो कि पीआई लेस देन 1 आता है, इनफ्लो इज लेस देन आउटफ्लो। चलिए, हमने यहां पे इन्वेस्ट किया 1000 और हमने अर्न किया लेट से 800, तो पीआई कितना आएगा, 0.8 आएगा ना। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, इनफ्लो डिवाइडेड बाई आउटफ्लो। सो इसका मतलब सर इनफ्लो डिवाइडेड बाई आउटफ्लो, तो इनफ्लो यहाँ पे 800 है और ये 1000 है, तो पीआई आपका लेस देन 1 आ जाएगा। वो एक दिख रहा है, मैं इसको ये कर देता हूँ 0.8। तो पीआई अगर लेस देन 1 है, इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या होने वाला है, इस प्रकार के प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट में हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और सर अगर पीआई ग्रेटर देन 1 है तो हम कहीं ना कहीं क्या है, प्रॉफिट की सिचुएशन में। सर फिर से प्रूफ कर देते हैं, अगर मान के चलिए हमारा इनफ्लो 5000 है और अगर हमारा आउटफ्लो लेट से 2500, तो यहाँ पे हमारा पीआई कितना आया, 2 आया ना, 5000 डिवाइडेड बाई 20। तो इसका मतलब जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मोर देन 1 है वहां हम प्रॉफिट की सिचुएशन पे होते हैं, और जहां प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लेस देन 1 है, क्या किसी सिचुएशन में पीआई 0 हो सकता है? किसी भी कंडीशन में क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? नहीं सर। ये सिचुएशन किसी भी सर लॉस के केस में हो सकता है क्या बच्चों? नहीं हो सकता ना, लॉस के केस में भी आप नेगेटिव माइनस भी कैसे आएगा? अरे मैंने 1000 लगाया और मान के चलो मेरा आउटफ्लो था, हाँ आउटफ्लो था 1000 और मेरा इनफ्लो 0 भी है, तो 0 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आता है ना, इनफाइनाइट। तो कभी भी मेरा पीआई हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, तभी मैं प्रोजेक्ट को क्या करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज मैं प्रोजेक्ट को क्या कर दूंगा,
रिजेक्ट कर दूंगा तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्टेंस हमेशा इसी सिचुएशन पर होता है। सर अगर 1 होगा पीआई तो हम एक्सेप्ट करता है ना। हाँ, तो अगर प्रोजेक्ट, हाँ आपने बिल्कुल ग्रेटर देन 1 है तो बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं कि पीआई अगर इक्वल टू 1 है, इसका क्या मतलब है? हमें लॉस और प्रॉफिट कुछ नो भी नहीं होगा। प्रॉफिट नो लॉस। सर प्रूफ कर दो इसको भी, बहुत सिंपल है सर। 5,000 का इनफ्लो था और 5,000 का आउटफ्लो था। सो दोनों के इस केस में पीआई क्या आ जाएगा? तो हमें एक बात ध्यान रखना है कि पीआई 1 से ज़्यादा ही होना चाहिए। सर 1 है तो भी चल सकता है, स्टिल वी कैन टॉलरेट, बट अगर लेस देन 1 है तो हम इसको टॉलरेट भी नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ पर लॉस में आ जाएंगे। तो इसके इस पर्टिकुलर टॉपिक में किसी को इशू? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो सर। ये जो आउटफ्लो है हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि ये नेट प्रेजेंट वैल्यू है? नहीं, आउटफ्लो मतलब इनिशियल आउटफ्लो। नेट प्रेजेंट वैल्यू एक अलग कॉन्सेप्ट है। देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू एक अलग कॉन्सेप्ट है। नहीं सर, ये जो आपने आउटफ्लो बताया है वो आउटफ्लो एक पीरियड के बाद में आया होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने के बाद। आउटफ्लो किसी का भी, नॉट ओनली इनिशियल, जो भी आपने पैसा लगाया उसका आउटफ्लो मान लीजिए। ओ, जो भी आपके बिजनेस में, चाहे स्टार्टिंग में लगा हो चाहे एंड में लगा हो, जो भी आपने बिजनेस में पैसा लगाया है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? आउटफ्लो। तो सिंपल फॉर्मूला है पीआई का, पीआई इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और आउटफ्लो से आप क्या कर दीजिए? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, है ना। यहाँ पे भी आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका पीआई। तो एक छोटा सा टॉपिक है प्रॉफिटेबल इंडेक्स, यही खत्म हो गया। अब हम है ना कुछ आज टेक्निकल पार्ट को भी डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल बजटिंग में नेट, क्योंकि अभी मैं ना कैपिटल बजटिंग में मैंने आपको बताया 339 क्वेश्चन है, आपने देखे ना, इतना बड़ा टॉपिक है। तो ये बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट में इसको हम कवर करते हैं। तो आज मैं आपको एनपीवी के लिए ही, नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए ही एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, कैपिटल गेन टैक्सेशन। ये कॉन्सेप्ट का नाम है, समझ लीजिए कि नेट प्रेजेंट वैल्यू में अगर हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते समय हमें कैपिटल गेन होता है, तो कैपिटल गेन के केस में उसका टैक्स इंपैक्ट हम सीखने जा रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको ना डेप्रीशिएशन की 2 मेथड सिखा रहा हूं। डेप्रीशिएशन की 2 मेथड कौन कौन सी, अगर हम देखा जाए तो एक होती है हमारी रिटन डाउन वैल्यू WDV मेथड, और एक SLM। दोनों मेथड में सभी को डिफरेंस पता है? WDV और SLM में क्या डिफरेंस होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV में हमने पढ़ा हुआ है। स्ट्रेट लाइन में सर सेम लगता है, और WDC में जो कॉस्ट रह जाती है उस पे, सॉरी जो रह जाता है पहले साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। तो अब हम यहाँ पर देखो एक कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं कैपिटल गेन का। और ये जो कैपिटल गेन है ना, ये टर्मिनल कैश फ्लो में आपको जरूरत पड़ेगी। टर्मिनल मतलब ईयर एंड में। जो बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं पढ़ा है उनको हो सकता है कि ये लेक्चर थोड़ा सा कम समझ में आए। जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं पढ़ा उन्हीं के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी मैंने टर्मिनल वर्ड बताया हुआ है पहले लेक्चर में, तो जिन लोगों का पहला लेक्चर मिस हो गया है उसका वीडियो में डाल चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको देख सकते हो, और वो तो यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। तो टर्मिनल कैश फ्लो, टर्मिनल मतलब प्रोजेक्ट जब एंड हो जाता है तब जो कैश फ्लो होते हैं तब हमें कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करना होता है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, मेरी आदत है हर चीज़ को एग्जाम्पल से कोरिलेट करना। सो सपोज दैट आपके पास एक एसेट आपने खरीदी, लेट से 5 लाख की, और आज से 5 साल बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू आपको पता है आपने कि इतनी आपको स्क्रैप वैल्यू मिल जाने वाली है, लेट से 1 लाख।
और मैं यहाँ पर जो डेप्रीशिएशन की मेथड है वो साफ लिख रहा हूँ कि जो डेप्रीशिएशन मेथड है वो मेरी WDV मेथड है, ठीक है। WDV मेथड से मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और रेट ऑफ डेप्रीशिएशन मैंने लेट से 20% दे दिया, ठीक है। तो 5वें साल में मैंने इसको बेचने का डिसीजन ले लिया है कि मैं 5वें साल में इसको बेच दूंगा 1 लाख रुपए में, ठीक है। 20% डेप्रीशिएशन लगा। चलिए तो हम डेप्रीशिएशन लगाना सीखते हैं। तो हमें सबसे पहले 5th ईयर के एंड पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 5th ईयर के 5th ईयर एंड वैल्यू। तो चलिए पहला साल डेप्रीशिएशन बताइए कितना आएगा। फर्स्ट ईयर डेप्रीशिएशन कितना आएगा? ये चारों लिख ले। 80,000। तो सर फर्स्ट ईयर डेप्रीशिएशन जो है हमने निकालना है सर 20% बताया है आपने, तो 5 लाख का क्या WDV मेथड में हम स्क्रैप वैल्यूज को माइनस करके डेप्रीशिएशन निकालते हैं कि केवल सीधे इस वैल्यू पे निकाल देते हैं? पहले तो ये कंसेप्ट सीधे निकालते हैं, ये माइनस नहीं करते, वो स्ट्रेट लाइन मेथड में करते हैं। तो पहले साल का जो डेप्रीशिएशन है वो 5 लाख का 20% हो गया 1 लाख। चलिए दूसरे साल डेप्रीशिएशन कितना, क्लोजिंग वैल्यू कितनी बचेगी बुक की, 80,000 है ना। तो ये मैंने यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं। बहुत ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि तो 5 लाख में से 1 लाख गए तो 4 लाख। चलिए दूसरे साल का डेप्रीशिएशन बच्चों 80,000 है ना, 4 लाख का 20% 80,000 ही होगा ना। तो वैल्यू कितनी बच गई? 320। दूसरे साल का 3/20 का 20% होता है 64,000। तो यहाँ 3,20,000 माइनस 64,000 256। अगले साल 256 का 20% 51,200, तो 256 माइनस 51,200। और लास्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन लगेगा 2,04,800। तो वैल्यू कितनी बचेगी? 204800 माइनस 4096। ये 5th ईयर के एंड पे वैल्यू बची है। इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। किसी को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में तो इशू नहीं है कि सर ये कैसे कैलकुलेट किया। अब इस 5th ईयर की वैल्यू में 5th ईयर WDV हमारी कितनी आ रही है? 163,840, ठीक है। इसको हम सेल कितने पे कर रहे हैं? 1 लाख में कर रहे हैं ना। तो मुझे बताइए यहां पर ये कैपिटल ऐसे, तो यहां पे कैपिटल गेन हो रहा है या कैपिटल लॉस हो रहा है? क्या हो रहा है? कैपिटल लॉस हो रहा है ना, 63,000। ये बात किसी को समझ में आई कि नहीं आई? बस यहां तक नहीं आया तो पूछ लो एक बार। पर अटेंशन रखा तो आना ही चाहिए, इतना तो स्लो पढ़ाया मैंने। आप लोग अगर इंटरनेशनल कोर्सेज कर रहे हैं तो थोड़ा अटेंशन तो दिया ही होगा। तो 63,840 लॉस आया है। मुझे बताइए अगर मेरे यूएस में इनकम टैक्स रेट अगर 30% है, तो इस कैपिटल लॉस के कारण मेरा टैक्स का बेनिफिट हुआ या टैक्स मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा? अब ये टैक्स बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट हुआ, बेनिफिट। पहले लेक्चर में पढ़ चुके। टैक्स की सेविंग हुई ना, कितने की सेविंग हुई? 19,152। तो टैक्स सेविंग आपको निकालना चाहिए। तो 63,840 का 30%, जीरो नहीं लगाया तो ये हमें पॉइंट लगा। तो 19,000 समथिंग की क्या हुई? मुझे टैक्स की सेविंग हुई। तो टैक्स की सेविंग इनफ्लो कहलाती है कि आउटफ्लो कहलाती है? इनफ्लो। और इक्विपमेंट को बेचने पे कितना इनफ्लो हुआ था? 1 लाख। तो नेट इनफ्लो कितना कहलाएगा? टर्मिनल इनफ्लो 1,19,154।
1,19,152। बताइए ये बात समझ आई कि नहीं आई? क्या किया सर हमने? सर हमने क्या किया, सबसे पहले तो डेप्रीशिएशन निकाला हर साल का, ये हर साल का डेप्रीशिएशन है, और डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद हमने वैल्यू निकाली कि हमारी एसेट्स की वैल्यू इतनी थी, हम इसको इतने में बेच रहे हैं, तो इसको इतने में बेचने के कारण 1,63,840 की एसेट को बेचने के कारण, को 1 लाख रुपए में बेचने के कारण हमें 63,840 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और लॉस के कारण हमारी इनकम टैक्स की लायबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। तो हमें टैक्स की सेविंग हो गई सर। कितने की सेविंग हो गई? 30% रेट था 19,152। 1 लाख में इक्विपमेंट बेचा है तो नेट इनफ्लो कितना हो गया? 1,19,152। अब अगर मान के चलो मेरे इसी एग्जांपल में ये जो सेल वैल्यू मैं चेंज कर देता हूं और आप लोगों से मैं पूछता हूं कि सेल वैल्यू मान के चलो मेरी 2,50,000 थी, मेरा आफ्टर टैक्स इनफ्लो बताइए, इनफ्लो आफ्टर टैक्स क्या आना चाहिए, क्या अमाउंट आना चाहिए? सब कुछ सेम सर, मैंने केवल सेल वैल्यू को चेंज किया 2,50,000। आपको एक मौका दिया मैंने, 1-2 मिनट का मौका दिया, आप अपना अपना कैलकुलेशन कीजिए, जिसका जो आंसर है वो मुझे बताइए। कैलकुलेटर आप सभी लोग लेकर बैठे होंगे, ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूं। लॉस होगा इसमें। हमने आपसे पूछा है इनफ्लो आफ्टर टैक्स, बस ये पूछा है। 1,75,000। 1,75,000 किसी का आंसर है। और कोई स्टूडेंट देखिए 12, 15, 16 स्टूडेंट बैठे हैं, जितने हैं सब एक ही बच्चे, 1-2 स्टूडेंट सभी देते, बाकी स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करते, ऐसा क्यों? मेरे को थोड़ा सा समझ में। 64,152। 64,000। चलो बहुत सारे आंसर आए कम से कम। सर 2,24,152। 2,25,000। चलिए 3-4 24,000 है सर। हाँ 24 है। चलो ये आंसर आ रहा है। अभी 3 आंसर आए, चलो 3 आंसर को हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जब क्या करना है, सबसे पहले तो WDV लिखना है। WDV कितनी थी सर? 1,63,840। ठीक है सर। सर सेल वैल्यू कितनी थी? 2.5 लाख रुपए। तो इसके कारण कैपिटल गेन आएगा ना, प्रॉफिट होगा। सर कैपिटल गेन आया, 2,50,000 में बेचा कितने की एसेट को? 163,840। तो सर गेन आया, तो गेन के कारण टैक्स देना पड़ेगा कि टैक्स की सेविंग होगी? देना पड़ेगा। तो यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टैक्स कितना पे करना पड़ेगा सर? ये 86,000 जो है ना, 86,160 का 30%। सर 25,848। तो 25,848 मुझे टैक्स देना पड़ेगा। ये तो जो टैक्स देना पड़ेगा वो इनफ्लो कहलाता है कि आउटफ्लो कहलाता है? आउटफ्लो। आउटफ्लो है ना, ये तो आउटफ्लो हो गया। और हमने एसेट्स को कितने में बेचा था? 2,50,000। 2,50,000। तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कर दें, $25,848। तो सर ये 224, ये क्या आ जाएगा मेरा? नेट इनफ्लो एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ। ये बात समझ में आ गई सबको कि इस तरीके से कैपिटल गेन का टैक्सेशन का इंपैक्ट भी आपको किसी क्वेश्चन में देना पड़ सकता है। किसी को कोई भी डाउट है बिल्कुल पूछ सकते हैं इस मैटर पे। देखो लाइव में आपके डाउट सॉल्व करा देता हूँ, कोई आपको मुझे लिंक्डइन पे ढूंढना नहीं पड़ रहा है। सर एक क्वेश्चन नहीं तो आप दूसरी कोचिंग में जाओगे, वहाँ लिंक्डइन पे मैसेज कर करके थक जाओगे तो भी रिप्लाई नहीं आएगा। लाइव क्लास में देखो मैं आपसे को पूछता हूँ आपसे कि पूछ लो मुझसे। हाँ जी सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जिस तरीके से सर आपने जो प्रॉफिट हुआ उसका टैक्स पेबल रहेगा,
तो सर एक चीज बताओ, इसमें डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज हुआ है, उसका टैक्स बेनिफिट वो डेप्रिसिएशन तो एक अलग है ना, वो तो हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया। मैं वो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट थोड़ी बता रहा हूँ आपको। नहीं सर, ये जो अपन ने नेट इनफ्लो निकाला है ना, इसमें अगर देखा जाए तो डेप्रिसिएशन से भी तो बेनिफिट मिल रहा है। डेप्रिसिएशन एक आपका बिजनेस का एक्सपेंसेस है, बिजनेस एक्सपेंसेस, और ये कैपिटल गेन एक एसेट्स को बेचने के कारण। मैं यहाँ पर आपको कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स का इम्पैक्ट समझा रहा हूँ। मैंने डेप्रिसिएशन का टैक्स शील्ड तो आपको पहले ही बता दिया था, पहले लेक्चर में। वो सर तो ये स्टेप 3 होगा ना? हाँ जी, ये थर्ड स्टेप होता है ना, वो सेकंड स्टेप में होता है जो हम। हाँ ये थर्ड स्टेप का मैंने बताया, ये थर्ड स्टेप, ये मैं आपको बता रहा हूँ थर्ड स्टेप का, कि जब आप टर्मिनल कैश फ्लो निकालेंगे, जैसे हमने पहले दिन सीखा इनिशियल, एनुअल और टर्मिनल। अब टर्मिनल में कई बार कोई एसेट्स को बेचते हैं तो इस कैपिटल गेन का इम्पैक्ट भी आपको देना पड़ सकता है, वो मैंने आज आपको बताया है। वो जो डेप्रिसिएशन को वो हम पहले लेक्चर में सीख चुके हैं, वो पहले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि आप उस तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तो मैं केवल टर्मिनल के, क्योंकि एक बड़े क्वेश्चन में अगर मैं आपको 10 चीज़ें बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर कहाँ किसको याद रखें, इसलिए मैं स्टेप बाई चल रहा हूँ। अभी तक आपने इतने सारे टॉपिक में से पढ़े, मैं अभी तक देखो मैंने सिलेबस स्टार्ट नहीं किया इसमें। मैंने आपको पहले दिन कुछ पढ़ाया, पे बैक पीरियड, उसके बाद मैंने आपको कैश फ्लो निकालना सिखाया, दूसरे दिन हमने एनपीवी को सीखा, आज हमने प्रॉफिटेबल इंटरेस्ट। तो मैं अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग लेक्चर्स हैं, क्योंकि बुक्स में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं, तो फिर आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में आपको कैपिटल बजटिंग का जो आप लेवल लिख रहे हैं ना, वो कितना ज़्यादा 340 क्वेश्चन दिए हैं आपको अकेले ग्लैम में, 340 क्वेश्चंस। तो वो इतने सारे कॉन्सेप्ट एक साथ आए, इससे पहले हम इसको स्लोली कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो ये जो बात आज हमने करी है, टर्मिनल कैश फ्लो में कैपिटल गेन का इम्पैक्ट को सीखा। किसी को टर्मिनल कैश फ्लो से रिलेटेड कोई भी इशू? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अगला कॉन्सेप्ट, वर्किंग कैपिटल। सर ये सारी चीज़ें क्या चैप्टर में आएंगी? बिल्कुल आएंगी, और ये अलग अलग जगह आएंगी। फिर आपको वहाँ पर कॉन्सेप्ट सिखाने से पहले मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देखो हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए, डेली रूटीन के लिए क्या कुछ फंड की रिक्वायरमेंट्स पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो वर्किंग कैपिटल है ना, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपको लगानी पड़ती है, तो वो आउटफ्लो होता है। और वर्किंग कैपिटल एंड में आपको रियलाइज्ड हो जाती है, तो वो क्या होता है, आपको जो चीज रियलाइज्ड हो जाए वो क्या है, आपका इनफ्लो है। क्या वर्किंग कैपिटल एक प्रकार का कोई एक्सपेंडिचर है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये कोई एक्सपेंडिचर है? यस और नो? ये एक्सपेंडिचर नहीं। अरे वर्किंग कैपिटल क्या होती, पहले तो मुझे ये बताओ। चलो एक्सपेंडिचर है करंट बेटा, एक्सपेंडिचर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये एक्सपेंडिचर तो है ही नहीं ना, ये तो बैलेंस शीट की आइटम है। और टैक्स बैलेंस शीट के आइटम के ऊपर लगता है कि इनकम स्टेटमेंट के आइटम के ऊपर लगता है? इनकम स्टेटमेंट की। तो सर अब ये बात आपको ध्यान रखना है कि वर्किंग कैपिटल के ऊपर आप इनकम टैक्स का कोई भी इम्पैक्ट नहीं देने वाले, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से इस चेंजेस को समझाता हूं। मान के चलिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें इनफ्लो आउटफ्लो कैसे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो बिगिनिंग ईयर में आपको 50,000 की WC की रिक्वायरमेंट थी वर्किंग कैपिटल, और अगले 5 साल तक एवरी 5 फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, एवरी नहीं, नेक्स्ट 5 ईयर में ये 20% ईच इंक्रीज हो रही है। इतना अगर लिखा हो, नेट इनफ्लो और आउटफ्लो, नेट आउटफ्लो बता दीजिए, आपको मौका दिया
आप देखो ऐसे छोटे से कॉन्सेप्ट वहाँ लिखे होंगे और आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा नेट आउटफ्लो। मैंने आपको 1 मिनट का मौका दिया, 1 मिनट, कि अगले 5 साल वर्किंग कैपिटल को बताना है। 2 3 4 5। सोचो सर फर्स्ट ईयर 50,000, सेकंड ईयर आउटफ्लो, पहले साल तो 50,000 का आउटफ्लो हो गया, ठीक है। सेकंड ईयर 550। 550। चलिए अब इसको समझते हैं। तो दूसरे साल में हमारा आउटफ्लो कितना होना चाहिए? 20% से लगना चाहिए ना, 20% से बढ़ के। तो देखो 50,000 का 20% बढ़ा दें, मल्टीप्लाई 1.20 कर दें, ये आउटफ्लो होना चाहिए। मैंने बताया ना 20% बढ़ के लगेगी, यहाँ तक किसी को डाउट? लेकिन जो पुरानी लगी थी वो क्या हो जाएगी, हमें रियलाइज हो जाएगी। फिर से सर जो 50,000 पिछले साल लगी थी ना, उससे 20% बढ़कर लगेगी, तो इतनी तो लगना है। लेकिन इसमें से जो पुरानी लगी थी वो रिकवर हो जाएगी, तो अल्टीमेटली कितनी लगेगी? 10,000। चलो तीसरे साल का बताओ। ये समझ में आया कि नहीं आया? सर नहीं आया। किसी और किस को नहीं आया? पहले तो मैं देख लूं। अगले साल की 2,000 हो जाएगी। पहले ये देखो कि 50,000 पिछले साल जो लगा था वो इस साल मिल जाएगा, तो इनफ्लो हो गया 50,000 का, और आउटफ्लो कितने का हुआ? 60,000 का हुआ ना। मैंने बताया ना 20% से इंक्रीज हो जाती है यार। जो 50,000 लगती थी उसमें 20% जोड़ दो, तो 50,000 का 20% कितना होता है? 10,000। तो 60,000 तो आउटफ्लो है, और इनफ्लो कितना आ जाएगा? तो नेट कितना हो गया? 10 हो गया, आउटफ्लो और इनफ्लो माइनस करके। चलिए तीसरे साल में 8,000। तीसरे साल में 8,000 चेक करते हैं। सर दूसरे साल में जो 60,000 लगी थी ना, उसका 20% बढ़ के, ठीक है सर। लेकिन जो पिछले साल लगी कितनी थी वो वापस मिल जाएगी, तो आउटफ्लो कितना? 12,000। चलो चौथे साल का बताओ। चौथे साल ये जो थर्ड ईयर में हम बात कर रहे हैं, इसमें 60,000 कैसे लगी थी? देखो ये सेकंड ईयर में कितना लगाया था तुमने? 60,000 लगाया था कि नहीं? 60,000 लगाया था ना। अब तीसरे साल में उससे 20% बढ़ाओ तो कितना हो गया? 60 का 20% कितना होता है? सर 60,000 कैसे लगा? 50,000 का 20% लगा। अरे पहले साल 50,000 लगी थी, तो 20% बढ़ के लगी थी, तो 60,000 हो गया। और फिर 60,000 का 20% बढ़ के कितना लगेगा? 72 लगेगा। लेकिन पुराना मिल गया 60,000, तो कितना हो गया? 72,000। फिर चौथे साल में आओ। अब चौथे साल का ध्यान देना। चौथे साल 16। 72,000 लगी थी ना, उसका 20% बढ़ के लगेगी। ये 20% बढ़ के लगा दिया, लेकिन जो पीछे लग चुका था वो रिकवर हो जाएगा। आप कैलकुलेशन अभी भी गलत कर रहे हो। चलो 5वें साल का मौका दिया। कैलकुलेटर लेके बैठना। अगर आप कैलकुलेटर लेके नहीं बैठ रहे हो तो फिर देखो 5वें साल का कैलकुलेट करके बताओ। देखते हैं किसी का सही आता है कि नहीं आता है। $17,200। 17,200 कैसे निकाला? चौथे साल में कितनी लगी थी? सर 8,4,6,4,0 17,280। 84,600 में 1.2 मल्टीप्लाई किया होगा,
और माइनस कर दिया होगा 84,600, तो 16,920 का क्या हुआ होगा 8। आप लोग जिनको नहीं समझ में एक बार वीडियोस देखेंगे तो आ जाएगा। तो इस तरीके से वर्किंग कैपिटल के इम्पैक्ट क्या है क्वेश्चन में दिए जाते हैं। तो अभी हमने दो कॉन्सेप्ट को सीखा है, एक वर्किंग कैपिटल चेंज है, जब क्वेश्चन में आएगा तब भी मैं इसको समझाऊंगा कि इनफ्लो और आउटफ्लो, और एक हमने सीखा है टैक्स का इम्पैक्ट। टैक्स का इम्पैक्ट किसके ऊपर? तो एक बात ध्यान रखिए, ये जो कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमेशा WDV मेथड में ही आएगा। मैं स्किप कर गया था एक बार में, तो WDV मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड में नहीं आएगा। ये कैपिटल गेन है ना, हमेशा इसी मेथड में आएगा। जब आपको सर स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं आएगा, सिंपल प्रूफ करते हैं। 50,000 की एसेट थी, स्क्रैप वैल्यू 10,000 दी है, ठीक है, लाइफ 5 साल दी है, बताओ एट द एंड ऑफ द 5 ईयर वैल्यू कितनी बचेगी? डेप्रिसिएशन लगाओगे ना, 50,000 माइनस 10,000, 40,000 डिवाइडेड बाई कितना 5, यही करोगे ना, तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा? 50,000 माइनस 10,000, ये हो गया 40,000, और 40,000 डिवाइडेड बाई 5, 8,000। तो हर साल डेप्रिसिएशन 8,000 लगाओगे तो 5 सालों तक कितना लगा दिया? 40,000। और WDV कितनी बचेगी यहाँ पे? 10,000। और 10,000 की चीज को सेल भी कितने में कर रहे हो? 10,000 में। तो गेन कुछ आएगा क्या? नहीं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में कैपिटल गेन का कैलकुलेशन नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। स्ट्रेट लाइन मेथड जब कभी भी आप करेंगे तो कैपिटल गेन का कैलकुलेशन उसमें हमें नहीं करना। तो यहाँ पर हमने जो कॉन्सेप्ट थे, एक हमने सीखा सर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पे बैक पीरियड हम सीख चुके हैं, NPV हमने सीख लिया, 3 कॉन्सेप्ट अब सीख लिया। अब हम 2 स्मॉल टॉपिक जो हैं वो बुक से करने वाले हैं। तो जो हमने पहला, ये हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग लेक्चर थे। अब हम ऑफिशियली चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑफिशियली चैप्टर में इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की आपको क्या पढ़ने वाली है, ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं अब बुक की ओर जा रहा हूँ और मैं इस लेक्चर को स्टॉप कर देता हूँ ताकि ऑफिशियली हम बुक से उसको, तो ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए काम आने वाले लेक्चर्स हैं।